तो व्हाट इज रेट कांस्टेंट? रेट कांस्टेंट हमें रेट लॉ से मिलेगा, के को कहते हैं रेट कांस्टेंट। लेकिन रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन बनाने से पहले हमें रेट लॉ लिखना आना चाहिए। रेट लॉ क्या है? इट इज द इंटररिलेशनशिप बिटवीन रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड रेट कांस्टेंट। तीन चीजों का इंटररिलेशनशिप कहलाता है रेट लॉ। उसमें से हमें के पता करना है। अगर हमें के पता करना है तो रेट किस पे डिपेंडेंट है? कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, क्योंकि ए और बी रिएक्टेंट है। और अगर इनके आगे कोई नंबर लिखा हुआ है, सपोज करो ए के आगे एक्स लिखा है या बी के आगे वाई लिखा है, तो वो उसकी पावर में चले जाएंगे। हालांकि हम स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में नहीं लगाते, लेकिन ये बात आपको आगे क्लियर होगी। बट मान लीजिए कि ए की पावर एक्स है और बी की पावर आपकी वाई है, तो रेट लॉ और रेट इक्वेशन यहाँ पे क्या होगा? तो रेट लॉ और रेट इक्वेशन इस तरीके से लिखा जाएगा। नाउ व्हाट इज रेट कांस्टेंट? के को कैसे डिफाइन करें? अगर हम कंसंट्रेशन ए और बी की 1 मान लें, 1 मोल्स पर लीटर, तो R बराबर क्या हो जाएगा? के। एंड दिस इज द डेफिनेशन। द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर टेकन एज यूनिटी। यूनिटी का मतलब 1। अगर आप कंसंट्रेशन को 1 मान लेते हैं दोनों रिएक्टेंट्स की, या जितने भी रिएक्टेंट्स हैं सबकी, एक है, दो रिएक्टेंट हो सकते हैं, एक हो सकता है, तो वहां पे तब यहाँ पे रेट किसके बराबर हो जाएगा? रेट कांस्टेंट के। और ये डेफिनेशन आपकी बन गई। अब हम यहाँ पे के से क्या क्या चीजें डिराइव कर सकते हैं, ये यहाँ पे समझ लेते हैं। तो के से जितनी चीजें आपकी डिराइव होती हैं वो आपकी यहाँ पे समझाई हुई हैं। देखिए, रेट कांस्टेंट, इसका नाम वेलोसिटी कांस्टेंट भी होता है, इसको स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कहते हैं। तो कई बार आएगा कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, कैलकुलेट स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, कैलकुलेट वेलोसिटी कांस्टेंट, तो तीनों चीजें आपकी पूछी जाती हैं। ये तो डेफिनेशन है जो ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ। इसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट। ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, फास्टर इज द रिएक्शन। तो जितना तेज आपका रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी उतना ही आपका फास्टर होगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, ये हम पीछे भी बात कर चुके हैं। अगर आप पीछे ये ध्यान दें, जब मैंने कंसंट्रेशन आपको पढ़ाया था तब मैंने ये बात एक पॉइंट यहाँ पे आपको मेंशन किया था। रेट कांस्टेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। तब भी मैंने आपको ये बात यहाँ पे बताई थी। तो इस चीज को देखते हुए हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये पहला पॉइंट, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फास्टर विल बी द रिएक्शन। तो अगर 3-4 रिएक्शंस आपको दी हैं, ए बी सी डी, मान लीजिए 4 रिएक्शंस हैं और चारों रिएक्शंस में के की वैल्यू आपको गिवन है, तो जिसकी के की वैल्यू ज्यादा होगी वो रिएक्शन फास्टर होगी। बी, ईच रिएक्शन हैज अ डेफिनेट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। आपको बताया था कि रेट कांस्टेंट एक जो है किस फैक्टर पे डिपेंडेंट है? अकेला टेम्परेचर। टेम्परेचर वाले फैक्टर पे डिपेंडेंट है, और ये हमें किससे पता चलता है? आर्नस इक्वेशन से। तो आर्नस इक्वेशन अगर आप यहाँ पे देखें तो आर्नस इक्वेशन आपको बताई थी मैंने, A इज इक्वल टू ये वाली इक्वेशन पे आपका डिपेंडेंट है, जिसमें आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी है, लॉगरिथमिक फॉर्म भी है और डिफरेंशियल फॉर्म भी है। तो आप देख सकते हैं कि रेट कांस्टेंट K जो है वो टेम्परेचर पे आपका डिपेंडेंट होता है। तो कभी भी पूछें कि ये फैक्टर बताइए जिस पे रेट कांस्टेंट कैसे डिपेंडेंट है, तो आप यहाँ से बता सकते हैं। तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन रिमेन्स सेम जब तक टेम्परेचर आप नहीं बदल रहे हो, लेकिन एक ही रिएक्शन का सेम रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू बदल सकती है अगर टेम्परेचर बदल रहा है। तो वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द सेम रिएक्शन चेंजेस विद टेम्परेचर। रिएक्शन एक ही है, लेकिन टेम्परेचर अगर आपने चेंज कर दिया तो रेट कांस्टेंट बदल जाएगा। रेट तो बदलेगा ही टेम्परेचर के साथ, लेकिन रेट कांस्टेंट भी बदलता है। तो ऐसा एक फैक्टर जिससे रेट और रेट कांस्टेंट दोनों बदलते हैं, दैट इज टेम्परेचर। वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है। और लास्ट में मैं आपको सिखा रहा हूँ कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं। तो ये कैसे ये डिपेंडेंट है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि यूनिट ऑफ के अगर आपको निकालना है तो आपको ऑर्डर पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला है मोल्स पर लीटर रेज टू द पावर 1 माइनस एन। एन इज व्हाट? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एन यहाँ पे क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और पर सेकेंड, तो मोल्स पर लीटर पर सेकेंड रेज टू द पावर मोल्स पर लीटर रेज टू पावर 1 माइनस एन और पर सेकेंड। तो टाइम आप सेकेंड्स में ना लेकर टाइम किसी भी यूनिट में आप ले सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ फेरेडे के केस में
फेरेडे लॉज जब आप यूज करते हैं फॉर्मूला, वहां पे टाइम सेकेंड्स में चाहिए, और जगह कोई लिमिटेशन नहीं है। एन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सपोज करिए इस फार्मूले में अगर पर सेकेंड वाला ही हम लेके चलते हैं और एन की वैल्यू यहाँ पे हम 0 लगा देते हैं, तो अगर एन की वैल्यू 0 है तो 1 माइनस 0 1 हो गया, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड ये यूनिट हो जाएगी किसकी, फर्स्ट ऑर्डर, ये 0 ऑर्डर की। और अगर ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप निकालना चाहते हैं तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, सिर्फ यूनिट क्या रह गई, पर सेकेंड। या अगर टाइम में ले रहे हैं तो पर मिनट पर आवर आप ले सकते हैं, इसमें पर ईयर भी चलता है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे यूनिट्स में आ जाती हैं। तो टाइम को लेके कोई भी यूनिट हो चलेगा, और यूनिट ऑफ के आप इस फॉर्मूले से यहाँ पे निकालते हैं। और यही चीज मैंने आपको यहाँ पे भी लिखी हुई है, ये सेम फॉर्मूला है, और ये मैंने 3 यहाँ पे यूनिट्स कैलकुलेट किए हैं। 0 के लिए आप फॉर्मूले में लगा दीजिए 0, तो मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। 1 लगा देंगे तो पर सेकेंड आएगा, या पर यूनिट टाइम, जो भी टाइम की यूनिट है। और अगर 2 सेकेंड ऑर्डर आप लेते हैं तो ये -1 हो जाएगा, तो ये लीटर पर मोल हो जाएगा, मोल्स पर लीटर की जगह, आगे पर सेकेंड ऐसे ही रहेगा। तो इस तरीके से यूनिट ऑफ nth ऑर्डर। अब आपको कैसे क्वेश्चन आएंगे, आपको n की वैल्यू कई बार फ्रैक्शन दे देंगे, 3/2 है, तो आप लगा दीजिए यहाँ पे जो भी पावर आ रही है उसको लगा के आंसर आप दे सकते हैं। तो n की वैल्यू यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n सिंबलाइज करता है। अब n आपकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, n की वैल्यू फ्रैक्शनल भी हो सकती है, इवन n की वैल्यू माइनस में भी हो सकती है, ये भी हम आगे सीखेंगे। तो n इज व्हाट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और किसी भी ऑर्डर के लिए निकाल सकते हैं, बल्कि हमारे कोर्स में सिर्फ 0 और फर्स्ट है, तो आप कम से कम 0, फर्स्ट और सेकंड तक के यूनिट्स जरूर याद करिए, ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट है रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट के बीच में अंतर। रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम यहाँ पे कितना चेंज इन कंसंट्रेशन आ रहा है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के। और रेट कांस्टेंट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका यूनिटी आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे फिलअप्स मान लीजिए भरते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए हमको, यहाँ पे लिखना चाहिए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, change in concentration of reactant or product, or rate of change of reaction when the concentration of each of the reactant is taken as unit. At any instant of time, it depends upon the molar concentration of rate of reaction. किस पे डिपेंड करेगा, molar concentration of reactants, प्रोडक्ट पे तो डिपेंडेंट नहीं है। At the time remains constant for a particular reaction does not depend upon the concentration of reactants। तो ये कांस्टेंट रहता है, क्योंकि ये कंसंट्रेशन के साथ चेंज नहीं होगा। आपने रिएक्शन में क्या पढ़ा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कोई रिएक्शन लिखते हैं AROB, तो रेट लॉ आपका किस पे डिपेंडेंट है, R इज इक्वल टू KA। तो रेट डिपेंडेंट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इट डिपेंड्स अपॉन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन ये रिमेन्स कांस्टेंट। ये कंसंट्रेशन आप जितना मर्जी चेंज कर लीजिए, ये उस पर डिपेंडेंट होता ही नहीं, इंडिपेंडेंट है। और इसका यूनिट जो है ये हमेशा आपका मोल्स पर लीटर पर यूनिट टाइम रहेगा, मोल्स पर लीटर पर यूनिट टाइम, और यूनिट डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपने पीछे ही अभी फॉर्मूला पढ़ा है, आप दोबारा चेक कर लीजिए, फॉर्मूला है मोल्स पर लीटर रेज़्ड टू पावर 1 - n। तो K की यूनिट जो है वो चेंज होगी ऑर्डर के साथ, लेकिन ये कांस्टेंट रहेगी, इसकी यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन की चेंज नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, एक चीज मैं कहूंगा कि रेट की यूनिट मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, यहाँ पे अगर टाइम की जगह आप सेकेंड ले लें तो ये सेम हो सकती है ऑर्डर और ये जो रेट की रिएक्शन और रेट कांस्टेंट की रिएक्शन सेम कब हो सकती है, जब ऑर्डर 0। तो ये भी मोल्स पर लीटर पर सेकेंड है, और अगर आप यहाँ पे देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट भी मोल्स पर लीटर पर सेकेंड है। डिफरेंस बिटवीन रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, ये गुलबर्ग एंड वेज ने दिया था।
एक साइंटिस्ट है, इनके ऑब्जेक्टिव भी कई बार आता है कि जिन साइंटिस्ट ने लॉ ऑफ मास एक्शन दिया था उनका नाम था गुलबर्ग एंड पेज। तो लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ में आखिर अंतर क्या है, तो समझते हैं इसको एक एक्सपेरिमेंट से। कि यहाँ पे मान लीजिए आपको डेटा दिया गया है, जब आप लैब में जाते हैं एक रेट लॉ बना लिया हमने, R इज इक्वल टू के, ए की पावर आप जैसे ये रिएक्शन है ए टाइम्स ए बी टाइम्स बी एरो प्रोडक्ट, और यहाँ पे रेट लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन यहाँ पे क्या होने वाला है। तो रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन आपका होने वाला है R इज इक्वल टू के, ए की पावर ए बी की पावर बी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। मास एक्शन ये कहता है कि जो भी स्टोइचियोमेट्री आगे लिखी हो रिएक्टेंट के उसको आप उसकी पावर में ले जाइए। तो R इज इक्वल टू के, ए की पावर ए बी की पावर बी। और रेट लॉ अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल डेटा आपका क्या कहता है। एक्सपेरिमेंटल डेटा आपका ये डेटा दिया हुआ है, तो क्या हमें यहाँ पे लगाना चाहिए हर बार जब हम लैब में जाके यहाँ पे चेक करते हैं कि ए की पावर क्या होना चाहिए बी की पावर क्या होना चाहिए, ये मैच नहीं करता ए और बी से, ये पावर डिफरेंट होती है, ये अल्फा या बीटा कोई भी पावर हो सकती है, मतलब ए और बी से अलग, अल्फा या बीटा। मेरा समझाने का मतलब यही है कि यहाँ पे आप अगर 2 लिखा है तो आप पावर 2 नहीं लगा सकते, बी यहाँ पे इसके आगे 3 लिखा है तो आप पावर 3 नहीं लगा सकते। आपको यहाँ पे अल्फा और बीटा के अलग वेरिएंट्स वो चेक करने पड़ेंगे यहाँ पे कंसंट्रेशन को इसको लगा के। कंसंट्रेशन जैसे मान लीजिए आपने इनिशियल कंसंट्रेशन लैब में गए, एक्सपेरिमेंट 1 किया जिसमें ए की कंसंट्रेशन 1 है, बी की कंसंट्रेशन आपकी 1 है, 0.1 है, सॉरी 0.1 है आपकी, और रेट है आपका 2। ठीक है, तो रेट की यूनिट है मोल्स पर लीटर पर सेकेंड मान लेते हैं, और मान क्या लेते हैं होती है ये, और 0.2 आपने क्या किया, अब सेकंड एक्सपेरिमेंट जब किया तो ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया लेकिन बी को सेम रहने दिया। तो आप ये चेक करना चाहते हैं कि क्या ए की कंसंट्रेशन डबल करने पे क्या रेट पे फर्क आता है, तो आपने देखा यस रेट पे फर्क आता है, दुगना हो गया। दैट मीन्स कि ए की कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट है। अब आपने क्या किया, तीसरा एक्सपेरिमेंट किया तो ए की कंसंट्रेशन सेम रहने दी लेकिन बी की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, तो क्या रेट पे फर्क आया, फर्स्ट और थर्ड एक्सपेरिमेंट में नहीं आया। दैट मीन्स कि रेट ऑफ रिएक्शन बी के तो इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन के, बी की कंसंट्रेशन आप जितनी भी बढ़ा लीजिए तो यहाँ पे उस पर डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन ए की कंसंट्रेशन जो है उस पर जब हम डबल करते हैं और बी को कांस्टेंट रखते हैं तो रेट उससे ये अफेक्ट होता है। तो देन एक्सपेरिमेंटली हमको रेट लॉ यहाँ पे निकालना होता है। ये जो अल्फा पावर आप निकालते हैं लैब में जाके एक्सपेरिमेंटल डेटा से, इस तरह के डेटा से, तो वहां पे अल्फा और बीटा की ये पावर आपको पता चलती है कि ए की पावर क्या है और बी की पावर क्या है एक्सपेरिमेंटली। तो यहाँ पे ए बराबर अल्फा सही माना जाएगा, बी बराबर बीटा सही माना जाएगा, तो अल्फा और बीटा का जब आप सम कर देते हैं तो ऑर्डर आ जाता है। तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगर कोई पूछे ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, आप कहोगे अल्फा, जो भी नंबर है मे बी 1 मे बी 2, आप कहोगे अगर 1 है तो आप कहोगे फर्स्ट ऑर्डर है ए के रिस्पेक्ट में, अगर 2 है तो आप कहोगे सेकंड ऑर्डर है ए के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही बी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या है बीटा, बीटा की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकते हैं ये ऑर्डर्स, लेकिन ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ए प्लस बी एरो प्रोडक्ट का, वो होगा अल्फा प्लस बीटा। तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इट इज अ सम ऑफ कोफिशिएंट्स, ये क्या है कोफिशिएंट्स अल्फा और बीटा, to which the concentration terms are raised, concentration terms की पावर में है ये coefficients, it is a sum of coefficients to which the concentration terms are raised in a rate law equation। ये पूरी equation को हम क्या कहते हैं, rate law कहते हैं। तो rate law equation में जो concentration terms हैं उनकी पावर पे जो numbers होते हैं, coefficients होते हैं, उनका जब हम sum करते हैं तब आपका order आता है। क्या ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि a बराबर अल्फा हो जाए और b बराबर बीटा हो जाए, ए बराबर अल्फा और बी बराबर बीटा, क्या ये हो सकते हैं, हो सकते हैं, सिर्फ एक ही कंडीशन है, इफ रिएक्शन इज एलिमेंट्री नेचर। व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट्री रिएक्शन, वो रिएक्शन जो एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए। अगर रिएक्शन सिंगल स्टेप में ये कंप्लीट हो रही है तो यहाँ पे ए और अल्फा बराबर हो जाएंगे, यानी कि अगर ये 2 है तो ये भी एक्सपेरिमेंटली 2 निकल के आएगा, अगर ये 1 है तो ये भी एक्सपेरिमेंटली 1 निकल के आएगा।
तो इस तरीके से हमारे को मोर करेक्टली एक्सपेरिमेंटल बेस चलना है। जो रेट लॉ है इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड, ये लॉ ऑफ मास एक्शन से नहीं निकाला जाता। क्या हम लॉ ऑफ मास एक्शन या अप्लाई कर सकते हैं? सिर्फ एक ही कंडीशन है, इफ द रिएक्शन इज एलिमेंट्री इन नेचर। अगर रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में है या आपको लिखा है, आपको बता दिया गया है कि एलिमेंट्री है ये रिएक्शन, देन यू कैन अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन, तो आप सही होंगे अपने आंसर में। तो लॉ ऑफ मास एक्शन हर जगह नहीं लग सकता, ये सिर्फ तभी लग सकता है कि जब हम सिंगल स्टेप में कोई रिएक्शन करा रहे हैं। अदरवाइज आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली इस तरह का डेटा लैब में निकालने के बाद आपको रेट लॉ बनाना होता है। तो ये एक छोटा सा हमने एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिखाया है। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? अब ऑर्डर की बात करते हैं। तो पहली डेफिनेशन तो हम सीख गए, इट इज अ सम ऑफ कोएफिशिएंट्स टू व्हिच द कंसंट्रेशन टर्म आर रेज्ड इन अ रेट लॉ इक्वेशन। एक रेट लॉ इक्वेशन जो है उसमें जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उसका सम अगर कर दें तो हम ऑर्डर निकाल लेते हैं। इसी को डिफाइन कर दिया गया है, इट इज डिफाइंड एज अ सम ऑफ कोएफिशिएंट्स टू व्हिच द कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन अ रेट लॉ इक्वेशन। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए हमारे कोर्स में ऑर्डर कितने तरीके के होते हैं? ऑर्डर बहुत तरीके के होते हैं। जीरो ऑर्डर भी होता है, फर्स्ट ऑर्डर भी होता है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर भी होता है। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ऑर्डर्स कितने तरीके के होते हैं। तो ऑर्डर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फर्स्ट ऑर्डर भी है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर भी होता है, थर्ड ऑर्डर भी होता है, फ्रैक्शनल ऑर्डर भी होता है, नेगेटिव ऑर्डर भी होता है। बट हमारे कोर्स में जो है ना उतनी पहले बात करते हैं। हमारे कोर्स में है जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। तो पहले इनके बारे में जान लेते हैं, फिर बाकी के एक एक एग्जाम्पल समझ लेंगे। तो ऑर्डर हमें पता चल गया कि कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर को हमें प्लस करना है। Now what do you mean by zero order reactions? Those reactions in which rate of reaction is independent of concentration of reactant are called zero order reactions. तो zero order reactions में ये जो है आपका पावर जो है यहाँ पे वो कुछ भी हो लेकिन ऑर्डर जीरो होगा क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो अगर इंडिपेंडेंट है तो फिर हम यहाँ पे क्या एग्जाम्पल इसका लेके चलें? रिएक्शन विच अकर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, फोटोकेमिकल रिएक्शन। एक एग्जाम्पल लिखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, एक हाइड्रोजन हमने लिया प्लस क्लोरीन के साथ रिएक्शन आपने कराया और वो भी सनलाइट की प्रेजेंस में। जब तक सनलाइट नहीं होगी HCl बनेगा ही नहीं। आप जितनी मर्जी कंसंट्रेशन बढ़ा लीजिए, आपने लिखा रेट लॉ R इज इक्वल टू K, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन टू द पावर x और क्लोरीन की कंसंट्रेशन टू द पावर y। आपने कहा ऑर्डर क्या होगा? x प्लस y, नहीं, ऑर्डर होगा जीरो। जितनी भी रिएक्शंस हैं जो डिपेंडेंट हैं सनलाइट पे यानी कि प्रेजेंस ऑफ लाइट पे, वो सारी फोटोकेमिकल रिएक्शन आपकी जीरो ऑर्डर होती हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा? जीरो। क्योंकि अगर ये फैक्टर मिसिंग है तो कभी भी रिएक्शन होगा ही नहीं। तो ये प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। और ये याद रखिए जितनी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन के आप एग्जाम्पल जानते हैं वो सब जीरो ऑर्डर है। क्योंकि कंसंट्रेशन आप हाइड्रोजन की कितनी भी बढ़ा लीजिए, ये कितनी बढ़ा लीजिए, तो यहाँ पे रेट लॉ किसके बराबर आएगा? R इज इक्वल टू भाई x की पावर भी जीरो हो गया, y की वैल्यू भी जीरो हो गया, जीरो प्लस जीरो आंसर जीरो। तो R बराबर किसके आ गया? K के। एनीथिंग रेज्ड पावर जीरो वन हो गया। तो ऐसी जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का रेट लॉ जो होता है हमेशा R बराबर के होगा, बिकॉज रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, पढ़िए, रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आप जितनी मर्जी कंसंट्रेशन बढ़ा दीजिए हाइड्रोजन और क्लोरीन की, रेट बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो किस पे डिपेंडेंट है? सनलाइट की प्रेजेंस पे। दूसरा, डिकम्पोजिशन ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट आर कंसिडर्ड एज एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे कैटलिस्ट है, आप प्लेटिनम कैटलिस्ट ले लीजिए, सपोज करिए हेबर्स प्रोसेस पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, या जो भी प्रोसेस आपको आता है वो मान लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, आपने सरफेस पे फ्री वैलेंसीज दिखा रखी है। तो फ्री वैलेंसीज पे यहाँ पे क्या होगा, अगर आप हेबर्स प्रोसेस करा रहे हो तो एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल आएगा,
एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आएगा इन फ्री वैलेंसीज पे और ये आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे, अमोनिया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप कैटलिस्ट के सरफेस पे अगर जो मॉलिक्यूल जुड़ गए हैं वो तो जुड़ गए, सपोज करिए यहाँ मॉलिक्यूल ऑलरेडी कैटलिस्ट के सरफेस पे जुड़े हुए हैं, आप कंसंट्रेशन बढ़ाए जा रहे हो किसकी, नाइट्रोजन की और क्लोरीन की, नाइट्रोजन प्लस 3 टाइम्स हाइड्रोजन विल गिव यू अमोनिया, ये रिएक्शन है आपका। तो इस रिएक्शन को पूरा करने के लिए आपने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ाए जा रहे हो। भाई रेट किस पे डिपेंडेंट होगा, के कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, क्योंकि रिएक्टेंट्स पे डिपेंडेंट है, पावर हमें पता नहीं, हम कंसंट्रेशन बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन कंसंट्रेशन जब आप बढ़ाओगे तो कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो तो आपके कहाँ पे लगे हुए हैं, ये फ्री सरफेस पे, सिर्फ वही कैटलाइज होंगे, वही अमोनिया में कन्वर्ट होंगे। लेकिन अगर आपने कंसंट्रेशन बढ़ानी शुरू कर दी और यहाँ पे भीड़ बढ़ानी शुरू कर दी मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन बढ़ती आ रही है, लेयर्स बनती जा रही है, तो ये जो कैटलिस्ट के कांटेक्ट में ही नहीं आ रहा है, प्लेटिनम के जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं यही कैटलाइज होंगे। इसके ऊपर जो लेयर बनती जा रही है, आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे लेयर बनती जाएगी, ये लेयर जो है ये अमोनिया में कन्वर्ट नहीं हो रही, जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ाने से मल्टी लेयर मॉडल आपका तैयार हो रहा है। दैट मीन्स कि अगेन रेट अफेक्ट नहीं हो रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ रही है बट रेट अफेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो गैसेस जो जुड़ी हुई हैं डायरेक्ट कैटलिस्ट से वो ही कैटेलाइज होके अमोनिया में कन्वर्ट होगी। तो दैट मीन्स एक ऐसा समय आएगा जब आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हो और रेट यहाँ पे नहीं बढ़ रहा। दैट अगेन ये फैक्टर आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। तो सेकंड केस ये हो सकता है, कोई भी गैस का डिकम्पोजिशन, या तो मैंने फॉर्मेशन ले ली है, चलो मैं इसी रिएक्शन को मैं उल्टा लिख देता हूँ, अमोनिया सिंगल मॉलिक्यूल डिकम्पोज हुआ, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बैलेंस कर लेंगे, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ये 1 टाइम और ये 3 टाइम्स, ठीक है। तो अगर आप इसके मॉलिक्यूल को डिकम्पोज करते हो तो अमोनिया जब तक इस कैटलिस्ट के कांटेक्ट में नहीं आएगा प्लैटिनम, ये डिकम्पोज नहीं होगा। तो डिकम्पोजिशन ऑफ गैस ऑन अ सरफेस ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट आर कंसिडर्ड एज जीरो ऑर्डर। ये जीरो ऑर्डर क्यों है, क्योंकि वो गैस जैसे अमोनिया यहाँ पे जुड़े हुए हैं, अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल मान लीजिए प्लैटिनम के सरफेस पे आपके जुड़े हुए हैं, हम डिकम्पोजिशन की बात कर रहे हैं, एक अमोनिया का मॉलिक्यूल और ये सेकंड अमोनिया का मॉलिक्यूल, बस ये डिकम्पोज होगा। लेकिन जो इसके ऊपर मल्टी लेयर मॉडल बना रहा है, मल्टी लेयर्स बना रहा है, वो जब तक प्लैटिनम के कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा। ऐसा कितने भी एग्जाम्पल दिए जाते हैं, आप HI का डिकम्पोजिशन सॉलिड कैटलिस्ट के सरफेस पे कराते हैं तो क्या वो जीरो ऑर्डर होगा, 100%। तो मैं एक जनरलाइज्ड बात बोल रहा हूँ, कोई भी गैस सॉलिड कैटलिस्ट के सरफेस पे अगर डिकम्पोज कर रही है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर। गैस बदल सकती है, कैटलिस्ट का नेचर बदल सकता है, लेकिन रहना वो सॉलिड ही चाहिए और गैस का ही डिकम्पोजिशन आपको करना है। तो 2 एग्जांपल्स हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, इनके कितने भी कंसेप्ट यही रहेगा, लेकिन इनके एग्जाम्पल्स कितने भी ग्रेड किया सकते हैं। ऐसी फोटोकेमिकल रिएक्शन का कोई एक एग्जाम्पल नहीं, कितने भी हो सकते हैं। ये 2 बेसिक्स आप क्लियर रखो। फिर आता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? वो रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट ओनली इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जहाँ पे एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट है। ये कुछ एग्जांपल्स हम समझ लेते हैं। जैसे जीरो ऑर्डर के हमने 2 एग्जांपल पढ़े, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन हॉट प्लैटिनम सरफेस एट हाई प्रेशर और दूसरा HI का डिकम्पोजिशन गोल्ड के सरफेस पे। अब आते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस पे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रेट है वो R इज इक्वल टू के स्क्वायर ब्रैकेट में NH4NO2 टू दी पावर 1। ऐसी डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2, तो आप देख रहे हैं एक कंसेंट्रेशन टर्म ही यहाँ पे यूज हो रहा है और इसकी पावर क्या होगी, 1 होगी। अगर आप NH4NO2 का या SOCl2 का रेट लॉ लिखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से होगा, जैसे यहाँ पे लिखा जा सकता है R is equal to K NH4NO2, पावर 1 रहेगी। अब यहाँ 1 लिखो या मत लिखो, मान लिया जाएगा पावर 1 है, इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो कंसंट्रेशन टर्म की पावर, या दूसरा डिकम्पोजिशन हमने SOCl2 का पढ़ा, तो R इज इक्वल टू K, यहाँ पे SO2Cl2
सल्फ्यूरिल फ्लोराइड कहते हैं, पावर 1 होगा। तो आप देख सकते हैं एक ही सब्सटेंस की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, भले यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, उससे मतलब नहीं, हमें रिएक्टेंट के कितनी कंसंट्रेशन के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे, मतलब कितने मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है। तो ये कहलाते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके दो एग्जाम्पल आप कर लीजिए, एग्जाम्पल्स कितने भी दिए जा सकते हैं इसके, बस ध्यान क्या रखना है, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसकी पावर 1 होनी चाहिए। दैट मीन्स आगे कुछ लिखा भी नहीं है तो पावर हम क्या लेके चलेंगे, 1। तो जैसे यहाँ पे 2 लिखा है तो ये 2 ऑर्डर नहीं है, इससे नहीं ऑर्डर निकलता है। यहाँ पे सनलाइट डिसाइड कर रही है या डिकम्पोजिशन डिसाइड कर रहा है कि थर्मल डिकम्पोजिशन कि ये सूडो ऑर्डर रिएक्शन, सॉरी जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपका है या नहीं। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको जीरो ऑर्डर के बताए, ये दो कंसेप्ट ध्यान रखिए। फर्स्ट ऑर्डर में दोज रिएक्शंस इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट ओनली, वन रिएक्टेंट ओनली, एक ही रिएक्टेंट होना चाहिए, दो नहीं होने चाहिए। अगर दो भी हैं तो फिर वो फर्स्ट ऑर्डर प्योर नहीं होगी। उसका एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, फिर फर्स्ट ऑर्डर वो कहलाएगी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसमें समझते हैं कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। तो दो एग्जांपल्स बहुत अच्छे से समझिए। जीरो ऑर्डर क्या होता है, वो रिएक्शंस जो कि इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के, ठीक है। उसके दो एग्जांपल जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है और डिकम्पोजिशन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन depends upon the concentration of one reactant only is called a first order reaction। तो यहाँ पे एक एग्जांपल और बनता है जिसका नाम है सूडो फर्स्ट ऑर्डर। ये फर्स्ट ऑर्डर से इंटरलेटेड है, बट सूडो क्यों लगाते हैं समझते हैं। Reactions in which are not truly of first order but under certain condition become reaction of first order or called pseudo first order reactions। तो इसके बारे में थोड़ा सा पहले एग्जांपल से समझते हैं। इसके मैंने दो एग्जांपल हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। जब आप एस्टर की हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो आपको क्या मिलता है, एक एसिड मिलता है और एक अल्कोहल मिलता है। एसिड की पहचान COH ग्रुप है और OH जो है वो अल्कोहल की पहचान आपका है। तो एसिड और अल्कोहल आपको यहाँ पे मिलेगा, और ये रिएक्शन में अब आप कहोगे दो रिएक्टेंट है तो ये तो सेकेंड ऑर्डर होना चाहिए, नहीं। यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोलिसिस जब आप कराते हैं तो पानी को एक्सेस में लेते हैं। माना कि दो मॉलिक्यूल्स जब होते हैं A और B, एरो प्रोडक्ट, इसको A मान लो, पानी को B मान लो, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, कुछ भी बन रहा है, तो कंसंट्रेशन टर्म A में भी आएगा B में भी चेंज आएगा, क्योंकि A और B रिएक्ट कर रहे हैं। A की कंसंट्रेशन भी घटेगी, B की भी घटेगी। लेकिन अगर कोई चीज एक्सेस में है तो उसकी कंसंट्रेशन में चेंज तो आएगा, लेकिन आप उसे नाप ही नहीं सकते, तो वो मीडियम कहलाता है। तो पानी या क्या है, मीडियम है। अगर एक दो मॉलिक्यूल खर्च हो भी गए हाइड्रोलाइज होने में तो वो कंसंट्रेशन चेंज बल्क जितना ये प्रेजेंट होगा पानी उसके कंपैरिजन में वो नेग्लिजिबल है। तो ये बात ध्यान रखना, जो भी चीज यहाँ पे एक्सेस में होती है उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर जीरो होता है, ठीक है, ऑर्डर जीरो होता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि एक कंसंट्रेशन टर्म में ही हम नोट कर पा रहे हैं, एस्टर यहाँ पे एसिड में और अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ। एसिड और एस्टर की पहचान कर लीजिए, यहाँ पे COH है, उसका एक H हटाइए और एल्काइल ग्रुप लगा दीजिए, कोई भी एल्काइल ग्रुप, तो ये एस्टर हो जाता है। तो एस्टर की इसमें हाइड्रोलिसिस जब हम करा रहे हैं, दो मॉलिक्यूल हमें दिख रहे हैं रिएक्टेंट के, बट जो एक्सेस में है उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर जीरो होता है। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं R is equal to K C2 CH3CO C2H5 यानी कि ये इथाइल एस्टेट, और वाटर भी लिखते हैं यहाँ पे, तो वाटर के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, जीरो। एनीथिंग रेज टू पावर जीरो, आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर सपोज करिए मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि नहीं वाटर भी है, देखिए वाटर के रिस्पेक्ट में ऑर्डर जीरो है, तो ये पूरा टर्म 1 हो जाएगा। फिर रेट लॉ कितना रह गया, फिर कितना, तो ऑर्डर आपका 1 है यहाँ पे, लेकिन मॉलिक्युलरिटी 2 है ना। कैसे, मॉलिक्युलरिटी 3 है, बल्कि कैसे निकाला, एक मॉलिक्यूल ये रिएक्ट कर रहा है, एक मॉलिक्यूल ये रिएक्ट कर रहा है, और एक एसिड लिया है हमने, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराइए आप, यहाँ HCl ले लीजिए, H2SO4 ले लीजिए। तो 3 मॉलिक्यूल जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे मॉलिक्युलरिटी हो गई 3। अच्छा, आप चाहें H पॉजिटिव मत लीजिए तो मॉलिक्युलरिटी 2 लिख लिया, सिंपल। तो मॉलिक्युलरिटी 2 है, ऑर्डर 1 है। ऐसी सुक्रोज, सुक्रोज की जब आप हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो आपको क्या मिलता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। यहाँ पे भी देखें तो वाटर क्या है, एक्सिस में। जो भी चीज आपकी लार्ज एक्सिस में होती है उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होता है, जीरो, क्योंकि कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता।
ऑर्डर का एक तो तरीका मैंने आपको बताया पहचानने का क्या है कि कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर जो होती है इनको आप प्लस कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा। और दूसरा इसका तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे कंसंट्रेशन किसकी चेंज हो रही है उसको आप नाप लीजिए। तो कंसंट्रेशन मीटर्स होते हैं लैब में, उससे आप देख सकते हो। तो जो चीज एक्सेस में उसकी कंसंट्रेशन में चेंज आप नाप ही नहीं पा रहे, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे अगर वाटर लिखेंगे भी जैसे यहाँ लिखा है 2 दी पावर 0, तो इसकी पावर तो 1 ही रह जाएगी, वो हट जाएगा। तो R इज इक्वल टू के, ये आपका से सुपरस्क्रिप्ट डिपेंडेंट है, वाटर यहाँ नहीं लिया जाएगा। अगेन ऑर्डर इज 1, मॉलिक्युलरिटी 3 है, 1 2 और ये तीसरा मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्युलरिटी आपकी 3 हो गई। तो ऑर्डर 1 है, मॉलिक्युलरिटी 3 है, तो आपका ये आपका सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी? तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होते हैं? जहाँ पे ऑर्डर तो 1 है, यानी कि एक कंसंट्रेशन टर्म की मतलब के एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में ही चेंज आ रहा है, लेकिन मॉलिक्युलरिटी आपकी ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है। मॉलिक्युलरिटी आप देखो तो 1 नहीं है, मॉलिक्युलरिटी 1 नहीं है, मॉलिक्युलरिटी 2 हो सकती है, अगर आप ये H पॉजिटिव हटा दो तो 2 हो जाएगी, तो ग्रेटर देन 1 रहेगी। तो ऐसे रिएक्शंस सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कहलाते हैं जिनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो 1 है, यानी कि कंसंट्रेशन चेंज तो एक ही में आ रहा है, जो रिएक्टेंट है एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, लेकिन मॉलिक्युलरिटी जो है वो आपके जो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं वो आपके 2 या 2 से ज्यादा है। तो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कम से कम 2 होने चाहिए। तो दोज रिएक्शंस इन विच order of reaction is 1 but molecularity is 2 or greater are called as pseudo first order reaction। ऑर्डर तो 1 है लेकिन लग नहीं रहा, क्योंकि 2 रिएक्टेंट्स यहाँ पे आप ले रहे हो या 3 रिएक्टेंट्स आप ले रहे हो, तो 3 रिएक्टेंट्स में मॉलिक्युलरिटी आपकी बढ़ जाएगी, ऑर्डर लेकिन कंसंट्रेशन चेंज आपका इसी में आ रहा है। अब सवाल उठता है कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में अंतर क्या है? तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के अंदर अगर आप देखो तो ऑर्डर भी 1 है और मॉलिक्युलरिटी भी 1 है, मॉलिक्यूल भी एक ही है, मॉलिक्युलरिटी भी 1 है, ऑर्डर भी 1 है। लेकिन जो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैं उनके अंदर ऑर्डर तो 1 है लेकिन मॉलिक्युलरिटी 1 नहीं है, मॉलिक्युलरिटी 2 और ग्रेटर है। तो ये अंतर है सूडो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए ये आपको समझना पड़ेगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या और कितने तरीके के होते हैं देख लेते हैं। तो हमने सेकंड ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पे लिया। मान लीजिए अगर मैंने आपको कहा कि कोई सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए ये रहा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ पे 2 चीजें हैं। अब एक तरफ एस्टर है और एक तरफ NaOH है, मैंने एक चीज को एक्सेस में ले लिया, सपोज करो NaOH को, तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो जाएगा? 0। जो भी चीज एक्सेस में होगी उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो जाएगा? 0। तो ऑर्डर R इज इक्वल टू के, आपका उसके आगे इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे इथाइल एस्टेट को, और स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे NaOH, लेकिन NaOH की पावर क्या लगा देंगे? 0। तो ये तो 1 हो गया, मतलब ये तो हट जाएगा, तो ये सिर्फ ये रह जाएगा। तो कोई भी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को आप सूडो फर्स्ट ऑर्डर बना सकते हैं अगर आप उनमें से किसी एक रिएक्टेंट को एक्सेस में ले लें। जैसे यहाँ पे NO और O3 है, अगर मैं O3 को एक्सेस में यहाँ पे ले लेता हूँ तो यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट टर्म होगा जिसके ऊपर आपका डिपेंडेंट रहेगा ऑर्डर, और अगर दोनों काम कर रहे हैं कोई भी एक्सेस में नहीं है तो इसकी कंसंट्रेशन में भी चेंज आ रहा है और इसकी कंसंट्रेशन में भी चेंज आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका ये सेकंड ऑर्डर है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है। तो सेकंड ऑर्डर के लिए यहाँ पे हमें 2 रिएक्टेंट टर्म्स चाहिए और दोनों की कंसंट्रेशन में चेंज आना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, अब आपको एग्जांपल देखिए, HI टूटा H2 प्लस I2, ये एग्जांपल किसका है? सेकंड ऑर्डर का। लेकिन इसी रिएक्शन को अगर आप यहाँ पे देखें कि HI टूट रहा है लेकिन गोल्ड की प्रेजेंस में टूट रहा है, तो वो क्या है? आपका 0 ऑर्डर रिएक्शन। सॉलिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अगर कोई गैस डिकम्पोज करती है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन, ये पीछे भी आपको बताया। लेकिन अगर कैटलिस्ट नहीं है तो यहाँ पे देखिए 2 मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, HI तो एक रिएक्टेंट है लेकिन 2 में कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है। तो देखिए एग्जांपल्स के साथ साथ ऑर्डर कैसे बदला, मैंने से एरो पे यहाँ पे सॉलिड कैटलिस्ट हटा दिया। तो ये एग्जांपल होगा। ऐसी थर्ड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर में भी आप
सेकेंड ऑर्डर को सूडो ऑर्डर में आप कन्वर्ट कर सकते हो. सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कैन बी कन्वर्टेड टू सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन इन एक्सेस. बस इतना ध्यान रखो. ऑर्डर तो मैं आपको बहुत सारे दिखा देता हूँ, थर्ड भी है, फ्रैक्शनल के भी एग्जाम्पल है. अब कितना सिंपल रिएक्शन है हाइड्रोजन और ब्रोमीन का. हाइड्रोजन और ब्रोमीन के रिएक्शन को जब आप कराते हो, HBr बनाते हो, क्या सोचते हो कि यहाँ पे हाइड्रोजन की पावर 1 होगा, ब्रोमीन की पावर 1 होगा? नहीं, ये फ्रैक्शनल पावर्स हैं. हाइड्रोजन की पावर 1 है तो ब्रोमीन की पावर हाफ है, तो 1.5 हो गया ऑर्डर आपका. तो इस तरीके से फ्रैक्शनल ऑर्डर्स आपके आते हैं, बट ये हमारे कोर्स में नहीं है. हाँ, काउंटेशंस में एक बार को आते हैं. जैसे यहाँ पे CO प्लस Cl2, तो CO की पावर मान लीजिए 1.5 है और Cl2 की पावर 0.5 है, तो दोनों के फ्रैक्शन ऑर्डर हो गए इस तरीके से. यानी कि 1.5 1.5 हो गया, 3/2 कह लीजिए, और क्लोरीन की पावर हाफ का आप लगा सकते हैं. डिसोसिएशन ऑफ Cl2, तो ये फ्रैक्शनल ऑर्डर है जिनमें कि अगर आप पावर्स को सम करोगे, R इज इक्वल टू के, A की पावर अल्फा, B की पावर बीटा, ये अल्फा और बीटा जो है पीछे आपको दिखाए थे, ये आपके फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं. वापस आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये जो आपको बताया था, ये अल्फा फ्रैक्शनल भी हो सकते हैं. ये आपका 1.5 हो सकता है 3/2, और ये 1.5 भी ले सकते हैं. तो ऐसे करके आपको फ्रैक्शनल ऑर्डर्स भी मिल सकते हैं. कि फिलहाल हमारे कोर्स में वो नहीं है. हमारे कोर्स में जो है 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है. जीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होते हैं. तो फर्स्ट ऑर्डर और सूडो फर्स्ट ऑर्डर में सबसे दिक्कत होती है अंतर करने में. बस इतना ही ध्यान रखो कि फर्स्ट ऑर्डर, प्योर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस वो हैं जहाँ ऑर्डर भी वन है और मॉलिक्युलरिटी भी वन है. और सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस वो होते हैं जिनके अंदर ऑर्डर तो वन होगा. जब हम किसी भी एक रिएक्टेंट को एक्सेस में ले लेंगे, अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, उसमें किसी एक रिएक्टेंट को आपने एक्सेस में लिया, तो वो फर्स्ट ऑर्डर में आपका कन्वर्ट हो जाएगा. एंड इसके अंदर बस यही है, ऑर्डर वन होता है लेकिन मॉलिक्युलरिटी कभी भी वन नहीं होती. इट विल बी 2 और ग्रेटर. तो इस तरीके से करते हैं. मॉलिक्युलरिटी क्या होता है ये यहाँ पे अब आपको समझ में आ ही जाएगा 2 मिनट में. The number of atom, ion or molecules that must collide with one another simultaneously so as to result into a chemical reaction. देखिए, एक मॉलिक्यूल अगर आपस में डिकम्पोज हो रहा है, एक मॉलिक्यूल आपका डिकम्पोज हो रहा है, तो ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है. मान लीजिए 2 मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, ये सेम भी हो सकते हैं, ये अलग भी हो सकते हैं, ये अलग भी हो सकते हैं, तो ये बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन है. तो बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन में दो एक ही सब्सटेंस के 2 मॉलिक्यूल हो सकते हैं, दो अलग अलग सब्सटेंस के भी हो सकते हैं. अगर 2 मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये क्या है, बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन. और अगर 3 मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड हो रहे हैं, 3 मॉलिक्यूल्स में से 2 सेम है, एक डिफरेंट है, तीनों सेम हो सकते हैं और अलग अलग कॉम्बिनेशन भी हो सकती है, तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये आपके क्या है, टर मॉलिक्यूलर रिएक्शन. इसके ऊपर मॉलिक्युलरिटी बहुत रेयर है. टर मॉलिक्यूलर मतलब 3 मॉलिक्यूल्स जो हैं, 4 मॉलिक्यूल वाले रिएक्शन बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर. पॉसिबल ही नहीं है कि 4 मॉलिक्यूल्स एक साथ कोलाइड कर पाए. अगर कर भी रहे हैं तो वहां पे आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है. मॉलिक्युलरिटी इज सिंपली, तो ये डेफिनेशन हो गई, द नंबर ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल दैट मस्ट कोलाइड विद वन अनदर साइमल्टेनियसली सो एज टू रिजल्ट इनटू अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन. और मॉलिक्युलरिटी यहाँ पे क्या है, मॉलिक्युलरिटी है आपका is a sum of molecules of different reactants as represented in a balanced equation. जैसे यहाँ पे ये तो ABCD के टर्म्स में था, ये देखिए लाइव एग्जांपल्स. O2F2 डिकम्पोज हुआ O2 और F2 में, तो यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल है, आप कहेंगे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन. ऐसे बायमॉलिक्यूलर में 2 HI के मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो रहे हैं, तो ये बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन. और ऐसी 3 मॉलिक्यूल्स अगर इन्वॉल्व है रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के, तो आप टर मॉलिक्यूलर. तो आपसे रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स देखेंगे, प्रोडक्ट के नहीं, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स. ओवरऑल भी नहीं देखने, आपने से रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कितने हैं उनका सम कर लीजिए और यहाँ पे बता दीजिए कि कितने आते हैं. तो मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन की ये लास्ट स्लाइड. व्हाट इज एलिमेंट्री रिएक्शन, मैंने आपको अभी बताया है कि द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन सिंगल स्टेप इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री रिएक्शन. वो क्या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी हम निकाल सकते हैं, तो समझते हैं. जो भी रिएक्शन आपने पीछे पढ़े हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, एक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो आपका पढ़ा हुआ था है, वो है आपका Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव
प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, एरो आगे ये हो जाएगा 2 टाइम्स Cr3 पॉजिटिव प्लस 7 टाइम्स वाटर। अब आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो छोड़ दो, कितने आयन्स यहाँ टकरा रहे हैं? 15। क्या 15 मॉलिक्युलरिटी पॉसिबल है? क्योंकि हम तो यहाँ पे आयन एटम मॉलिक्यूल कह रहे हैं ना, एटम आयन मॉलिक्यूल कोई भी चीज कोलाइड कर सकती है, लेकिन यहाँ पे अगर कोलिजन आप देखें तो ये 15 आयन्स आपस में कोलाइड नहीं कर सकते, तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, ये एक स्टेप में हो ही नहीं सकती, इसके मल्टीपल स्टेप्स होंगे। तो ऐसी रिएक्शन को जो है वो मल्टीपल स्टेप्स में होगी। इनके हर डिफरेंट स्टेप जो आप लिखोगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, इस रिएक्शन का, वो अपने आप में मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन होगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक हम कैसे पहुंचे, इसके जितने भी स्टेप्स 4, 5, 6 जितने भी आप लिख रहे हो वो मैकेनिज्म का पार्ट होंगे। एंड ईच स्टेप ऑफ अ मैकेनिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन। हर स्टेप जो मैकेनिज्म का आप लिखोगे वो अपने आप में एलिमेंट्री होगा, यानी कि वो अपने आप में उसके फर्दर स्टेप्स नहीं होंगे, वो अपने आप में एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रहा होगा। जो मैकेनिज्म के आपने 5 स्टेप लिखे वो 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, जितने भी हैं, अगर 7 स्टेप हैं तो सातों स्टेप एलिमेंट्री होंगे, तो उनकी मॉलिक्युलरिटी काउंट होगी, वो कभी भी 3 से ऊपर नहीं जाएगी। मॉलिक्युलरिटी कैन ओनली बी डिफाइंड फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन। आपसे एलिमेंट्री रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी निकाल सकते हैं। अगर मैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की इसकी मॉलिक्युलरिटी बताऊं तो मैं क्या बताऊंगा? 15। उसका कोई मतलब ही नहीं होगा। क्या 15 आयन्स एक साथ कोलाइड कर सकते हैं एट अ टाइम? आप ये ध्यान रखिए, ये कोलिजन्स जो है ये साइमल्टेनियसली होने चाहिए। अगर दो मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं पॉसिबल है, बाइनरी कोलिजन्स। टर्नरी कोलिजन्स भी हो सकते हैं, क्वाटरनरी रेयर है बहुत, इससे ऊपर तो पॉसिबिलिटी नहीं है। एक साथ 5 मॉलिक्यूल भी नहीं टकरा सकते, तो इसलिए यहाँ पे बताया कि ओवरऑल इसका कोई मतलब नहीं है। एंड व्हाट इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप? रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो सबसे छोटा, सबसे स्लो स्टेप है उसको कहते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप। यानी कि रिएक्शन के रेट को कौन डिटरमिन करता है? वो जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई फैक्ट्री में कार बनाने का अपना प्रोसेस है, और 1 घंटे के अंदर मान लेते हैं कि 50 कार का प्रोडक्शन हो रहा है या 100 कार का हो रहा है, मान लेते हैं 100 कार 1 घंटे में आपकी प्रोड्यूस हो रही है। तो सब लोग सही काम कर रहे हैं, जो डोर फिटिंग वाले हैं वो काम कर रहे हैं, जो चेसिस को कंप्लीट करते हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन एक प्रोसेस स्लो चल रहा है, इंजन बनाने का। जो इंजन इंस्टॉलेशन है वो 70 ही हो पा रहे हैं इन 1 आवर, तो कितनी कार कंप्लीट आपकी डिजाइन होगी? ओनली 70। जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो प्रोसेस की स्पीड डिसाइड करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम क्लास में ये स्लाइड लिखने को देते हैं जो सामने है आपके, और इसको कितना टाइम लगेगा ये कौन डिसाइड करेगा? जो सबसे स्लो लिख रहा है। स्लोएस्ट जो स्टेप है, मतलब जो सबसे स्लो काम कर रहा है, वो स्पीड डिसाइड करता है, वो रेट डिसाइड करता है किसी भी प्रोसेस का। तो स्लोएस्ट स्टेप इज कॉल्ड एज रेट डिटरमिनिंग स्टेप। मान लीजिए पूरा प्रोसेस में सारे स्टेप्स में तो 10 मिनट लग रहे हैं, एक ही स्टेप है जो आपका पूरा घंटे के 50 मिनट ले रहा है। 10 मिनट में बाकी सब स्टेप्स हो रहे हैं, लेकिन एक स्टेप है जो आपका 50 मिनट ले रहा है, तो आपका टोटल टाइम कितना कंज्यूम हो गया? 1 घंटा। तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप वो होता है जो स्लोएस्ट स्टेप ऑफ मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म हम तो रिएक्शन की बात कर रहे हैं, या आप किसी भी प्रोसेस में लगा के देख सकते हैं। चलिए इसको यहीं रोकते हैं आज।